हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि श्रद्धा के प्यार में पागल मनोज श्रद्धा से मिलने अल्मोड़ा जाने के लिए निकल गया। पांडे ने मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फोन लगाया और हंस हंसकर देर तक बातें करता रहा। अब आगे दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हीना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह बहुत घबराया हुआ था। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी, उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिखाई दे रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैल चुकी थी। ऐसा प्राकृतिक दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनोज पहाड़ी सौंदर्य में ऐसा डूब सा गया था जैसे उसे लग रहा था इसी सौंदर्य के कारण ही शायद श्रद्धा भी इतनी सुंदर और भली है। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज ने एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयारी किया और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसे श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में मॉल रोड है। मॉल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसका घर है। जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी वह उन पर आज सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नजदीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा था। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था गणेश चंद्र जोशी प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पनाएं, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखाई देने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर खुद ही सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची थी। क्या प्रेमिका के घर पहली बार जाने से ऐसी ही घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती है। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथों के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी नाम लिखा था। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक से चकाचौंध होने के कारण उसकी आंखें बेताब हो रही थी। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले वह मनोज को परख लेना चाहती हो, फिर श्रद्धा को बुलाए, या मुरैना की तरह किसी अनजान लड़के से अपनी लड़की को न मिलने देने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पर ही न हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ रही थी। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का हूँ, मनोज ने उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की।
अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिखाई दे जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग रहते हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाजशास्त्र में रुचि ले रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती हैं, पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर अब बहुत आगे हो गया है। श्रद्धा की बात छोड़कर मम्मी सब प्रकार की बातें कर रही थी। मनोज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला दीजिए। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथों में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई, पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फ़ोन नंबर चाहिए। मेरे पास था पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फ़ोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने से पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें फिर बढ़ने लगी। बात ना करो तो भी बेचैनी और बात करने को तैयार हो तो भी बेचैनी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतजार करता रहा। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फ़ोन उठाया और उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फ़ोन पर आ गई। मनोज अब वह आवाज़ सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर वह वहीं खड़ा रहा। हेलो, क्या यही आवाज़ है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनने के लिए उसकी सांसें तरस रही थी, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है? क्या इसी आवाज़ को सुनने के लिए वह यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फ़ोन में से फिर आवाज़ आई, हेलो, कौन है? अब वह चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ। श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई थी, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा ने पूछा। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फ़ोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाती है? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है, या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती हैं? मनोज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे सब याद था, एक एक पल जो श्रद्धा के साथ उसने बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए, लरजती हुई आवाज में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया, आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फ़ोन मत करना। बिजली सी कड़कती हुई मनोज के दिल में गिर पड़ी। फ़ोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज़ ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वरूप में आ गया था, कठिन और दम घुटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी से बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है।
वह कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुंच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? यह एसटीडी वाले का आवाज़ था। आपका फ़ोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फ़ोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराज़गी को छुपाते हुए कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्जाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन में असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्जाम इंग्लिश के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश के पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, देखो मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम बेकार में अल्मोड़ा की बातें दिमाग में लिए हुए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ नहीं कह पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा। लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति न अपने भविष्य के प्रति। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था वह प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा का भरोसा जरूर मिल गया था। श्रद्धा के संदेश को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने डायरी में लिखा, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे यह रास्ता दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए हैं। अब मुझे लगातार मेहनत करना चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि वे आज 7-8 बजे लगातार 7-8 बजे तक के पढ़ाई करेंगे। साथ के कमरों में अविनाश, नवल और गुप्ता भी पढ़ाई कर रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे एसटीडी पर योगिता का फोन आया। योगिता ने कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। देखने के लिए अब सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ नहीं पढ़ रहा था। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई, न पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह योगिता के इंतजार में मचलते हुए भूत की तरह पीली कोठी में भटकता रहा। योगिता के आने तक पांडे को अपना समय काटना था। इस उद्देश्य से वह नवल के कमरे में गया। उसे देखकर नवल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात नवल नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। नवल का सपाट चेहरा देख पांडे समझ गया कि वहां उसे चले जाना चाहिए। वह अपने मन में नवल को गालियां देता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। 5 बजे योगिता के आने के बाद प्रेमी पांडे ने राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी, लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ। योगिता के जाने के बाद वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा टेप पर गाना सुनने की होने लगी। उसने फिर से मोहब्बतें का फिल्म सोड़ी सोड़ी अखियों वाली लगा दिया। गाने की आवाज़ फुल थी। पास के कमरे में नवल को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। उसने पांडे के कमरे में आकर मनोज से कहा, गाने की आवाज़ कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज़ कम कर दी। नवल वापस अपने कमरे में पढ़ाई करने चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवल पढ़ने का अभिनय बहुत करते हैं। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने में डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टे जब गाना चलता है तो हम बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं। पांडे ने उसके बाद नवल को जी भरकर गालियाँ दी।
मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं तो वह उनसे मिलने चला गया और आगे की पढ़ाई के लिए पैसा लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे विष्णु और बल्ले मिल गए। विष्णु सरकारी स्कूल में टीचर बन गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग्य सुनना पड़ेगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा विष्णु, समय लगता है। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता था। उसे लगता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मजे करने के लिए ही ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नज़र में मनोज को शहर की हवा लग चुकी थी। तू मुझे पागल नहीं बना सकता, मैं जानता हूँ तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया था। वह जौरा में कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था। उसने मनोज का व्यंग्य करते हुए कहा, जे मूछे काय कटा लई, चश्मा लगाए लयो, मोए तो तय लक्षण ठीक न लग रहे हो। मोए तो लगते कि तैने मोड़ी फंसाए लई है ग्वालियर में। देखिए भैया, नाक न कटाए दिए गांव की। अपने दोस्तों की बात सुनकर मनोज अपमानित सा अपने घर की ओर चल दिया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज लिए बैठे थे। कमलेश कहीं बाहर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई हुई थी और छोटी बहन रजनी घर का काम कर रही थी। गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है। वह श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर देखकर आया था। श्रद्धा के शहर के सामने उसका गांव कितना घटिया, कितना कमज़ोर है। इस माहौल में किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है। सब गंदा बोलते हैं, व्यंग्य करते हैं। कहाँ श्रद्धा का घर और कहाँ उसका घर। उसे समझ आ गया था कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यावहारिक है। पिता ने मनोज को देखा तो हुंकारते हुए बोला, हूँ कब आयो? मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अब वे फिर मेरो ट्रांसफ़र करबो चाह रहे हैं। देखें कैसे करते हैं, सबकी खटिया खड़ी कर देंगे। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर? बेईमान साला। 1 साल से पिता की नौकरी व्यवस्थित चल रही थी, पर पिता ने अब फिर से जंग खा रहे अपने हथियारों को चमकाना शुरू कर दिया था। मनोज समझ गया कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। कभी भी वह फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से घर की अर्थव्यवस्था को ठीक से बनाए रखने के लिए विनती की। पापा, 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो। मेरी पढ़ाई चल रही है, दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पिता ने उसे अनसुना करते हुए कहा, तू जानता नहीं है इन लोगों को, बहुत हरामी हैं, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिविल की प्रीलिम्स ग्वालियर से निकल नहीं सकती, पर मुख्य परीक्षा तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा। मनोज अगले दिन माँ से 2000 रुपये लेकर वापस ग्वालियर चला गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि वह व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। IAS या IPS, श्रद्धा, PSC, ये सब व्यर्थ हैं। उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आ रहा था। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अविनाश के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार से प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे का प्रभाव बढ़ता, इसलिए उसने शादी में जाने के लिए अविनाश को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अविनाश तैयार हो गया। शादी में योगिता के सौंदर्य को देखकर पांडे आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पसंद पर गर्व करते हुए उसने अविनाश को कोहनी मारते हुए कहा, देखो अविनाश, योगिता कितनी सुंदर है। अविनाश स्पष्ट उद्देश्य से आया था। उसे इन बेकार की बातों से कोई रुचि नहीं थी। उसने व्यर्थ समय बर्बाद नहीं किया। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अविनाश, पांडे, मटर पनीर बहुत अच्छा बना है, तुम भी प्लेट ले लो। ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अविनाश ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी। पढ़ाई वह भूल चुका था। वह मेहमानों से बातें करती हुई चहकती मुस्कुराती योगिता को ही निहार रहा था। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योगिता कितनी खुश है।
मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हारे कारण ही खुश है। उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही है। अविनाश ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे दही बड़ा बहुत अच्छा बना है, खाओगे? योगिता के सौंदर्य में डूबे पांडे को अविनाश का व्यवधान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने गुर्राते हुए अविनाश से कहा, तुम ठूस लो पहले। मनोज को उत्सव के इस माहौल में श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था, दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। तुम सही कह रहे हो, योगिता मेरे आने के कारण ही बेहद खुश दिखाई दे रही है। संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए पांडे ने मनोज से कहा। अविनाश पांडे की बात पर हंसना चाह रहा था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह में भरे कढ़ी चावल गिर न जाए। फिर भी मुंह में कढ़ी चावल भरे हुए ही उसने अपने मन की बात कह दी। पांडे, तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? अविनाश बिन बुलाई शादी में केवल भोजन करने आया था, पर उसने पांडे को यथार्थ के दर्शन कराने का अपना दायित्व निभाया। पांडे ने अविनाश से गुस्से से कहा, उल्टी सीधी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या जानो प्यार की खुशी क्या होती है? तुम्हें यहाँ लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बताओ अब क्या कहना चाहते हो? अविनाश की नज़र बारीक थी। उसने पांडे को वह दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अविनाश ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, योगिता तुम्हारे कारण नहीं चहक रही पांडे, वो देखो काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है ना, उसके कारण चहक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही है। पांडे ने इस दृश्य को देखकर भी अविनाश का विरोध किया। अविनाश, तुम विघ्न संतोषी हो। यहाँ कई लोग योगिता के मेहमान हैं। हंसकर बात करना मेहमान का धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है तो। पर उस लड़के के ही चक्कर में योगिता हंस रही है। तुम बेकार ही बीच में कूद रहे हो, अविनाश ने आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि योगिता उसके कारण नहीं बल्कि उस लड़के के कारण खुश है। अविनाश ने कॉफी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया। पांडे, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं। तुम्हारी योगिता ने तुमसे इस ज़्यादा स्मार्ट संभावनाशील लड़का ढूंढ लिया है। चलो अब चलकर पढ़ाई करो। पांडे तनाव में था। उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं खुद पता लगाऊंगा। रुको पांडे, मैं पता लगाता हूँ, तुम शांत रहो, मनोज ने विचलित पांडे को कंट्रोल करते हुए कहा। योगिता के पास पहुंचकर मनोज योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोलती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो मैं मनोज। लड़के ने विनम्रता से कहा, हेलो मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक है जीजाजी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यह एक अधूरा और आशंकित करने वाला परिचय था। पास खड़े पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वह कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। पांडे बूझ गया। लड़का उन लोगों से विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह कन्फर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता शशांक बहुत अच्छा लड़का है। योगिता को मनोज का आशय समझने में वक्त नहीं लगा। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सिर केवल ना में इशारा करते हुए हिलाया, जिसका अर्थ था वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योगिता उसे याद रखेगी या भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योगिता के चेहरे की ओर देखने की नहीं हो रही थी। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं, वह दूसरी तरफ चली गई। अविनाश ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं तो वह लपक कर आ गया। मनोज ने अविनाश से कहा, तुम सही थे अविनाश, योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अविनाश ने पांडे से व्यंग्य में कहा, पांडे अब चलें या खाना खा कर जाओगे? एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे खाना खा लेते हैं, देर हो रही है। पांडे अविनाश से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी।
योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे में नहीं थी, इसलिए वह मनोज पर फट पड़ा। जिस दिन श्रद्धा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, उस दिन खाना खा लेना। तुम्हें क्या करना मुझसे? तुम्हें श्रद्धा की याद आ रही होगी, जाओ तुम श्रद्धा को फोन कराओ, मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पांडे ने अपने लूट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अविनाश पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। डीजे पर कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है वो गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। सुखविंदर और आशा भोसले के इस गाने से मनोज अपने अधूरे इश्क में डूब गया। उसे लग रहा था कि यह गाना जैसे उसी के लिए गाया जा रहा हो। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। गाना खत्म होने के बाद यह प्रेम से भरा प्रेमी प्रेम से लूटे प्रेमी के पास आ गया। पांडे कंफ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जद्दोजहद चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाना खाने के बाद तीनों कार में वापस चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई। वह दुखी मन से सड़क पर देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा होने लगी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी। अविनाश ने दोनों प्रेमियों को कार चलाते हुए कहा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रेमिकाएं मीठा जहर होती है, जिसने शुरुआत में ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये जान लेकर ही छोड़ती है। अविनाश ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अविनाश की बात से सहमत नहीं दिखे तो अविनाश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रेमी तो कुत्ते होते हैं जो उनके पीछे पढ़ाई लिखाई छोड़कर लपलपाई जीभ निकालकर भागते रहते हैं, क्यों पांडे? अविनाश ने पांडे को कुत्ता कह दिया था और अविनाश उसकी स्वीकारोक्ति भी पांडे से चाह रहा था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह अविनाश से लिपटकर रोने लगा। अविनाश को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा होने लगी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, पांडे कार चलाने दो, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से तो हाथ धोया ही, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हटो अलग। मनोज अभी भी उसी गाने के सुरूर में था। अविनाश ने मनोज से पूछा, मनोज जी बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज़ से उसी गाने की लाइनें गाना शुरू कर दी। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क इश्क दिल की दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी मनोज को देखने लगे। तीनों पीली कोठी में पहुंच गए। इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा पड़ा अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए दुखी होता रहा। सोनी सोनी अखियों वाली गाना आज उसने नहीं लगाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम बिन हमरा कौन नहीं। अपने टेप पर लगा दिया और पलंग पर लेटकर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए थे कि उनका प्रीलिम्स सामने है। तो दोस्तों, मनोज और पांडे प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी के लिए तो आए हैं, तो क्या वे तैयारी में जुटेंगे या फिर अपने प्यार के पीछे ही भागेंगे? उन्हें कौन समझाएगा या वे स्वयं ही समझ जाएंगे? देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।